आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? पोस्ट देयर इवनिंग, आवाज आ रही है बेटा जी? यस मैम आ रही आ है। रही है, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का जो बेटा हमारा 6 लेक्चर है, इसे हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। इस ट्रायल प्रिपरेशन में बेटा हमने ऑलरेडी जो है वो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है वो कौन कौन सी प्रिपरेशन कंप्लीट की है, जल्दी बताइए। 2 चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी बताएं कौन कौन सी है इस ट्रायल में, जल्दी बताएं जी। शाहजेब आप बताइए, मोहम्मद शाहजेब जी, शाहजेब है ना? आवाज आ रही है शाहजेब मेरी? निमरा, रिमशा, जल्दी बताओ बेटा। इससे पहले जो हमने इस ट्रायल प्रिपरेशन जो है, जिसके मैंने लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जो है अपलोड किए हुए हैं, और इसके अलावा इंटरेक्टिव सेशन कौन कौन सी थी, वो 2 प्रिपरेशन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऑप्थेल्मिक, अब हम कंप्लीट करेंगे आज। जल्दी बताइए बेटा, आवाज नहीं आ रही मेरी जी? आवाज आ रही है? तस्मीना आवाज आ रही है यस बेटा? मैम आ रही है, मैम आ रही है। तो बताएं मुझे, जल्दी बताइए ना, कौन सी 2 मैम आपने, साइटोटॉक्सिक, कौन कौन सी? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जी वेरी गुड, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है। और दूसरी कौन सी थी? मैम एक बल्क किया था हमने। बल्क एंड स्टाइल में तो ये चीजें हम कर रहे हैं, बल्क नहीं, बल्क एंड स्टाइल प्रिपरेशन में हमने जो है वो सबसे पहले हाइपर एलिमेंटेशन किया था ना बेटा, टीपीएन, टोटल यस मैम। पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। जी उसके जी जी, बाद साइटोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक। पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब है तुम लोग, जब तुम्हें हेडिंग ही नहीं याद है कि कौन सी हमने कंप्लीट की थी, ठीक है। उसके बाद हमने साइटोटॉक्सिक किया था, ठीक है। लास्ट जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन है उसमें हमने ये 2 चीजें कंप्लीट की थी, और जो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है स्टाइल प्रिपरेशन का, ये हमारे पास ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है। इसमें हमारे पास, इसको हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, क्या होती हैं, या आई प्रिपरेशंस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हमारे पास कौन कौन सी हैं, और यूजेस ऑफ आई ड्रॉप्स क्या क्या हैं, इसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ आई ड्रॉप्स क्या क्या हैं। आप लोग जो है ना बेटा डेली बेसिस पे पढ़ें। आप जैसे यूनिवर्सिटी में जब आप आते हैं, आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, आपको पता होता है कि मिस आएंगी तो ये लेक्चर पढ़ के, इस तरह यहाँ भी आप पढ़कर आया करो, ताकि आपके को ऑलरेडी एक कंटिन्यूएशन में चीज़ें रहेंगी, आपको प्रीवियस चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो ये भी चीज़ें आसानी से आ जाएंगी, ठीक है। हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन पे चलते हैं, ठीक है। आगे हम इस पे चल रहे हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन पहले डिफाइन करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन है कि मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑन टू द सरफेस ऑफ द आई इज फॉर्मुलेटेड इन एक्वस सॉल्यूशन एज आई ड्रॉप्स और लोशंस और इन ऑयली बेस एज एन ऑइंटमेंट। यानी वो तमाम प्रिपरेशन जो कि आप आइस के लिए हम यूज़ करते हैं, आइस की सरफेस में डालने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आई प्रिपरेशन आप कहते हैं, या जो है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कहते हैं। इनमें हमारे पास कौन कौन से बेटा आ जाएंगे, आई ड्रॉप्स होते हैं, इसके अलावा ये लोशंस की फॉर्म में होते हैं, इसके अलावा ये ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी होते हैं। Because of the possibility of eye infection occurring particularly after abrasion or damage to the corneal surface, all ophthalmic preparation must be sterile। यानी कि कह रहे हैं पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस की आईज में, कहते हैं कि आपकी जो बहुत ही जो है वो आईज बहुत नाजुक होती हैं, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या कॉर्निया के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जितनी भी आई प्रिपरेशंस होती हैं शुड बी स्ट्राइल एंड फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। As well as being sterile, eye products should be relatively free from particles that might cause damage to the cornea। यानी कि स्टाइल तो होना चाहिए, इसके साथ साथ क्या है कि तमाम हर तरह के पार्टिकल से भी फ्री होना चाहिए, ताकि वो पार्टिकल्स जो है ऐसा ना हो कि जब आप आई में वो आप मेडिकेशन यूज कर रहे हैं तो वो आपकी कॉर्निया को डैमेज ना कर दें, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के आगे चलते हैं बेटा हम।
टाइप्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में हमारे पास, अभी मैंने वहाँ पे बताया कि हमारे पास जो है वो आई ड्रॉप्स हो सकते हैं, आई लोशंस हो सकते हैं, आई ऑइंटमेंट हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन भी यूज़ किया जाता है, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं। ठीक है, आई ड्रॉप्स पे आते हैं बेटा, हम क्या होते हैं आई ड्रॉप्स से डिफाइन करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर आर डिफरेंट कंटेनर सिस्टम्स अवेलेबल फॉर आई ड्रॉप्स। यानी कि पेशेंट के यूज़ करने की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो होते हैं हमारे पास आई ड्रॉप्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। स्मॉल प्लास्टिक वायल्स फॉर सिंगल यूजेज बिलोंग टू सो कॉल्ड सिंगल डोज सिस्टम। कन्वेंशनल ड्रॉपर बॉटल्स विद several millimeters of contents are described as मल्टी डोज सिस्टम। यानी पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास सिंगल डोज आई ड्रॉप्स भी होते हैं। इसके अलावा नॉर्मली जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं, अगर आपके पास अब घर में अभी भी हो तो आप निकाल के देखिएगा, जो कन्वेंशनल जो नॉर्मली हमारी यूज़ होते हैं, जो वो सेवरल मिलीलीटर्स उसमें होते हैं, यानी मोर देन वन डोज उसमें मौजूद होती है, उसे हम मल्टी डोज सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अगर वन डोज है और आपने उसे यूज़ किया और डिस्कार्ड कर दिया तो वो सिंगल डोज में आ जाएगी, और मोर देन वन डोज है उसे हम कहते हैं मल्टी डोज सिस्टम। Drops are presented for use in sterile single-dose plastic sachet containing 0.3 to 0.5 ml of liquid। अगर वो बेटा सिंगल डोज है तो उसकी जो क्वांटिटी कितनी होती है वो 0.5 से 0.3 से 0.5 मिलीलीटर होती है। ठीक है, इसे हम मिनिम्स भी बोलते हैं। मल्टी डोज एम्बर फ्लूइड आई ड्रॉपर्स बॉटल्स इंक्लूडिंग द रबर टीट एज अ पार्ट ऑफ क्लोज कंटेनर और सप्लाइड सेपरेटली। इसके अलावा मैंने यही बताया ना बेटा कि पेशेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग या उसके यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास सिंगल डोज और मल्टी डोज होते हैं। सिंगल डोज होते हैं वो प्लास्टिक साशे वगैरह में मौजूद होते हैं। उनकी क्वांटिटी जो होती है वो 0.3 से 0.5 ml होगी। और अगर हमारे पास मल्टी डोज है तो वो एम्बर फ्लूइड ब्राउन कलर के आपके पास जो बॉटल्स होती है उसमें होती है, और उसमें जो तो ड्रॉपर उसमें उसके साथ मौजूद होता है, या तो उसके वो क्लोजर के तौर पे मौजूद होगा या सेपरेट मौजूद होगा। ठीक है, जैसे नीलस्टेट में आपने देखा है कि ड्रॉपर होता है ना बेटा अलग से, इसी टाइप के ड्रॉपर मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड डिस्क्राइब बाय द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल the preferred practice for ophthalmic medication administration is single dose और single patient medication। यानी जो हम कहते हैं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने जो प्रीफर किया है या डिस्क्राइब किया है कि ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन जो होनी चाहिए पेशेंट के यूज़ के लिए वो सिंगल डोज होनी चाहिए, सिंगल पेशेंट के लिए होनी चाहिए। However, many medications are available only in मल्टी डोज फॉर्म। लेकिन आप देखेंगे मेजोरिटी जो आप घर में बेटा आई ड्रॉप्स लेकर आ रहे होते हैं वो हम ज़्यादातर जो होती हैं वो मल्टी डोज की फॉर्म में, यानी मेजोरिटी मेडिकेशन जो होती हैं वो मल्टी डोज की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। Medications labeled at multi-dose may be used for more than one patient। अगर हॉस्पिटल में हम इन पेशेंट की हम या बात कर रहे हैं या इमरजेंसी में या सर्जरी में, तो ऐसा होता है कि आपके पास मल्टी डोज में मौजूद है, तो वो अगर एक पेशेंट में आपने यूज़ कर लिया फिर उसको आप रख दे तो वो दूसरे पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, मोर देन वन पेशेंट में। ड्रग शॉर्टेज और कॉस्ट सेविंग्स आर नेवर रीजन टू रीयूज सिंगल यूज मेडिकेशन ऑन मल्टीपल पेशेंट। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ड्रग की शॉर्टेज है या कॉस्ट की हम सेविंग करने के लिए हम एक ही मेडिकेशन को हम बार बार डिफरेंट पेशेंट में यूज़ करें तो हम सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हम कभी भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं करेंगे। Any medication labeled as single use must be discarded immediately after use on a single patient। अगर किसी जो है ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स पे उस पर लिखा हुआ है सिंगल यूज, तो एक पेशेंट में यूज करने के बाद उसे फौरी तौर पर क्या किया जाएगा, उसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा या डिस्पोज ऑफ कर देंगे। एज ऑलवेज पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर मस्ट कम फर्स्ट व्हेन केयरिंग फॉर द ऑप्थेल्मिक पेशेंट। क्योंकि पेशेंट सेफ्टी जो होती है वो जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जब भी हम ऑप्थेल्मिक या किसी भी टाइप के हम पेशेंट की फार्मास्यूटिकल केयर में अगर हम बात करें तो पेशेंट सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? जी फोर्थ ईयर
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay? The maximum volume in each container is limited to 10 ml. It is essential to protect the product with a preservative. Maximum volume, minimum volume में मैंने कितना volume बताया जी? कौन बताएगा? जल्दी बताइए. मिनिमम वॉल्यूम में आयशा, अनवर, आयशा आप बताइए. मैम 0.3 to 0.5. गुड जी. और मैक्सिमम में क्या कह रहे हैं हम? तस्मीना, कितना हम ml बोल रहे हैं? मैक्सिमम हमारे पास आई ड्रॉप्स में कितना होता है? 10 ml. 10 ml जी. इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट विद अ प्रिजर्वेटिव. यानी सिंगल डोज हो या हमारे पास मल्टीपल डोज हो, उसे हमें प्रोटेक्ट करना है प्रोडक्ट को कि उसमें कंटामिनेशन ना हो जाए. तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि शुड बी क्या होना चाहिए? एक तो स्टेराइल होना चाहिए, और इसके अलावा हम डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स यूज कर रहे होते हैं. प्रिजर्वेटिव्स का यूज क्या होता है बेटा? आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़कर आ रहे होंगे डोजेज. मारिया माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करना जी, हर तरह की ग्रोथ से प्रिजर्व करेगा या इनहिबिट कर देगा माइक्रोबियल ग्रोथ या फंगल ग्रोथ, जो भी. तो प्रिजर्वेटिव को हम यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. आई ड्रॉप्स फॉर सर्जिकल theater use should be supplied in single dose containers. Example of preservatives are, different examples यहाँ पे दे दिए बेटा. फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट और एसीटेट है, क्लोरहेक्साडीन एसीटेट है, थायोमर्सल है, एंड बेंजल्कोनियम क्लोराइड है. आई ड्रॉप्स फॉर सर्जिकल थिएटर यूज शुड बी सप्लाइड इन सिंगल डोज कंटेनर. क्यों कह रहे हैं ये बताइए आप लोग कि बेटा जब हम इसकी सर्जरी वगैरह की बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे जो ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स होने चाहिए जो वो सिंगल डोज में होना चाहिए. क्यों? जल्दी बताएं. ये चीजें तो आप लोग बेटा हॉस्पिटल पढ़कर आए हुए हैं. शहबाज आवाज आ रही है? मैम ताकि स्टेरिलिटी मेंटेन रह सके. से पूछ रही हूँ. शहबाज आप बताएं मुझे. शाहजेब है या शहबाज है? शाहजेब है मेरे ख्याल से. शाहजेब आप बताइए जी. क्या हो गया? सिस्टम ऑन करके चले गए हो क्या? निम्रा बताइए. क्यों जो है हम कह रहे हैं कि आपके पास अगर आप सर्जरी वगैरह में ऑपरेशन थिएटर में हम यूज कर रहे हैं ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स, तो सिंगल डोज होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए सिंगल डोज? मैम क्योंकि आप मतलब जी हाँ, एक दफा का यूज है वहां पर, तो मतलब ऑपरेशन के लिए एक ही दफा का यूज है, दैट्स व्हाई. मतलब कोई वो नहीं है कि आप किसी चीज. वो तो कह ही रहे ना, सिंगल डोज का मतलब ही यही है कि आपने उसे यूज किया और डिस्कार्ड कर दिया. क्यों कह रहे हैं? मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही होता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि जहाँ पर ऑपरेशन या ऑपरेशन थिएटर में हम यूज कर रहे हैं आई ड्रॉप्स, तो वो सिंगल डोज होना चाहिए. क्यों सिंगल डोज होने चाहिए ये बताइए आप लोग मुझे. मैम हो सकता है उसके अंदर ऐसी चीजें यूज की हो जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन हो जाए अगर वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आए तो. हाँ, ये भी हो सकता या है. फिर यानी प्रिजर्वेटिव का इशू हो सकता है. उसकी स्टेरिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है कि क्योंकि एक दफा आपने वो ड्रॉपर खोल लिया. ठीक है. सेकंड ये कि हो सकता है कि वो उसमें कोई ऐसी कंटामिनेशन हो गई हो उस ऑपरेशन थिएटर के एनवायरनमेंट से कि अगर किसी और पेशेंट में यूज किया जो हो सकता है कि इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाए. तो इसलिए कोशिश ये करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर वगैरह में जितने भी ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स वो सिंगल डोज होने चाहिए. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं. अच्छा, आपके घर में भी अगर आई ड्रॉप्स हो बेटा तो उसे आप जरूर खोल के देखिएगा, उसके लेबल पे चेक कीजिएगा. मेजॉरिटी आई ड्रॉप्स जो मौजूद होते हैं वो बेटा उसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो बेंजल्कोनियम क्लोराइड होते हैं. ठीक है. ऑल्दो बेंजल्कोनियम क्लोराइड. जी बोलिए. कोई कुछ कह रहा है? कुछ पूछना है? मैम आपने कहा ना कि ये प्रिजर्वेटिव बेंजल्कोनियम क्लोराइड होता है ज्यादातर, तो इसका हाँ, रीजन बता मेजॉरिटी दें. में आप देखिएगा तो बेंजल्कोनियम, क्योंकि मैंने अपनी एक रिसर्च की थी सेकेंड ईयर के बच्चों के जब मैं माइक्रो की लैब करवा रही थी. आप लोगों को तो शायद मैंने नहीं करवाई है.
तो आई ड्रॉप्स पे मैंने काम करवाया था बच्चों से, उसकी स्टेबिलिटी चेक की थी, तो उसमें मैंने मेजॉरिटी में देखा था कि बेंजल्फोनियम क्लोराइड मौजूद था। जितने ज़्यादातर जो हमारे पास तकरीबन 150 प्लस मॉर्निंग इवनिंग मिला के जो हमारे पास ड्रॉप्स आए थे वो 150 से अबव थे, और मेजॉरिटी में जो था वो बेंजल्फोनियम क्लोराइड उन्होंने यूज़ किया था। अब उसका रीज़न क्या था कि वो पता नहीं चीप है ये इस वजह से, लेकिन मैंने मेजॉरिटी में यही देखा। तो आप लोग भी घर में ज़रूर चेक कीजिएगा, अगर आपके घर में आई ड्रॉप्स अक्सर ही होता ही है कि उसमें प्रिजर्वेटिव क्या यूज़ किया गया है, ठीक है। Although benzalkonium chloride is probably the most active of the recommended preservative, यानी कि रिकमेंड ही किया गया है बेंजल्कोनियम क्लोराइड को, ठीक है। यानी जो डिफरेंट हमारे पास कमेटीज और इस टाइप की स्टैंडर्ड्स जो मौजूद होते हैं, जैसे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल या इसके अलावा और डिफरेंट, उन्होंने रिकमेंड ही किया है कि हम कोशिश करें बेंजल्कोनियम क्लोराइड को यूज़ करें, ठीक है। इट कैन नॉट ऑलवेज बी यूज, लेकिन हमेशा हम इसे यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स इनकम्पैटिबिलिटी विद मैनी कंपाउंड्स कॉमनली यूज टू ट्रीट आई डिजीजेस। लेकिन हम तमाम जो है ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स में हम बेंजल्कोनियम क्लोराइड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस हो सकता है कि कोई ऐसा एक्टिव वहां पर हम यूज कर रहे हो जो आपके पास आई ड्रॉप में, कि उसका इंटरेक्शन हो गया हो बेंजल्कोनियम क्लोराइड से। तो जहां पर इनकम्पैटिबिलिटी होगी वहां पर बेंजोल्कोनियम क्लोराइड यूज नहीं होगा, बल्कि जो डिफरेंट मैंने आपको बताए हैं वो प्रिजर्वेटिव यूज हो रहे होंगे। जैसे इन्होंने कहा कि वो आई ड्रॉप जिसमें एनेस्थेटिक्स मौजूद होते हैं उसमें जो है हम बेंजल्कोनियम क्लोराइड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन के चांसेस होंगे। आगे चलते हैं बेटा। Eye drops are saline containing drops used as an ocular route to administer। अच्छा, आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो saline containing भी होते हैं, यानी आई की वॉशिंग वगैरह के लिए जब हम सिर्फ हमें अगर रेडनेस हो गई है या जो है स्वेलिंग है या अगर आपको इचिंग हो रही है तो सिंपल हम जो होते हैं ना नॉन मेडिकेटेड आई ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें भी मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड होते हैं बेटा आई ड्रॉप्स, और इसके अलावा प्रिजर्वेटिव और नॉन प्रिजर्वेटिव वाले भी आई ड्रॉप्स होते हैं। ये आप आपके घर में जो आई ड्रॉप्स है ना उनको देखिए, और उनको देखिए आप जो है आपस में भी एक दूसरे से अगर आप जो कंबाइन स्टडी करते हैं तो उसमें फिर आप शेयर कर सकते हैं कि भाई आपके पास कौन सी आई ड्रॉप्स है आपके पास, उसमें फिर आप देखें कि वो क्या विद प्रिजर्वेटिव है विदाउट प्रिजर्वेटिव है, ठीक है, या उसमें जो है अगर प्रिजर्वेटिव है तो कौन सा प्रिजर्वेटिव है। ये चीज़ें आप घर पे भी आपके पास आई ड्रॉप्स उसको देख के आप कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन बीइंग ट्रीटेड दे मे कंटेन, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर, उसके अकॉर्डिंग जो होता है हम आई ड्रॉप ज़ाहिर परचेज करते हैं। जो इसमें क्या क्या हो सकते हैं आपके आई ड्रॉप्स में, एक्टिव स्टेरॉइड हो सकता है, एंटीहिस्टामिन हो सकता है, सिम्पैथोमिमेटिक्स हो सकते हैं, बीटा ब्लॉकर और बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर हो सकते हैं, पैरा सिम्पैथोमिमेटिक्स हो सकते हैं या पैरासिम्पैथोलाइटिक्स हो सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, नॉन स्टेरॉइडल इंफ्लेमेटरी तमाम ड्रग्स जो होती हैं उसमें मौजूद होती हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, एंटी फंगल हो सकते हैं, या टॉपिकल एनेस्थेटिक्स में भी आपके पास आई ड्रॉप्स मौजूद होते हैं, ठीक है। आई ड्रॉप्स समटाइम्स डू नॉट हैव मेडिकेशन इन देम एंड आर ओनली लुब्रिकेटिंग एंड टीयर रिप्लेसिंग सॉल्यूशंस। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड भी होते हैं, यानी कुछ ऐसे आई ड्रॉप्स होते हैं जिनमें मेडिकेशन मौजूद होती है, एक्टिव होता है, कुछ होते हैं जिनमें हमें ज़रूरत नहीं होती है मेडिकेशन की, जहाँ पे आपको सिर्फ लुब्रिकेशन करनी है या टेयर रिप्लेसिंग सोल्यूशन है तो वहाँ पर स्लाइन आई ड्रॉप्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं। यूज़ ऑफ आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स के यूज़ क्या क्या हैं, डायलेटिंग ड्रॉप्स ड्यूरिंग आई एग्जाम, अगर डायलिटेशन करनी है आई की तो वहाँ पर हम जो है वो आई ड्रॉप्स को यूज़ करते हैं। रेडनेस रिलीविंग आई ड्रॉप्स, अगर बहुत ज़्यादा रेड हो रही है आपकी आइज़ तो उसके लिए हम उसको रिलीव करने के लिए वहाँ पे आई ड्रॉप्स। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स फॉर ड्राई आइज़, अगर आइज़ बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही हैं किसी भी या तो ड्राई सीजन है या हो सकता है कि आपकी बॉडी में ड्राइनेस है जिसकी वजह से है वो आपकी, या किसी डिजीज के बाद रिकवरी के बाद जो है वो ड्राइज हो रही है तो क्या होगा उसके वहाँ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इच रिलीविंग, अगर कोई इचिंग हो रही है एलर्जी हो गई है तो वहाँ पर एंटी एलर्जी ड्रॉप्स, नंबिंग ड्रॉप्स बिफोर सर्जरी,
यानी नॉर्मली आप देखें कि सर्जरी के लिए हम क्या करते हैं, एनेस्थेटिक्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स हम यूज़ करते हैं कि वहाँ पे सेंसेशन फील ना हो। तो इसी तरह के आई ड्रॉप्स आ रहे होते हैं जहाँ पे वो एरिया इस तरह कर देते हैं वो सेंसिटिव नहीं होता, आपको फील नहीं होता जब सर्जरी में, तो वहाँ पर नंबिंग ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स फॉर सम इन्फेक्शंस, इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है आई में तो उसके लिए ज़ाहिर है एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोमा में जैसे कह रहे हैं कि प्रेशर आई का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर लोअरिंग ड्रॉप्स यूज़ करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए। तो ये यूजेस आ जाएंगे बेटा। इसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ आई ड्रॉप्स, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं आई ड्रॉप्स। वैसे तो आप देखें तो यूजेस और एडवांटेजेस तकरीबन सेम ही हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट टॉपिक दिया तो मैं इनका ये भी ऐड कर दूँ। नंबर 1 एडवांटेजेस क्या है इसका, ऑफर मॉइस्चर टू योर आईज। For everyone with dry eyes, eye drops are the best and instant way to replace the lost moisture of the eyes if your eyes have dry eyes, ठीक है। अगर जो है आइज बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई हैं तो वहाँ पर हम मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए आई के लिए आई ड्रॉप्स हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज क्या है बेटा, यूज टू डील विद सेवरल आई रिलेटेड प्रॉब्लम। कोई भी आई से रिलेटेड अगर कोई डिजीज हो गई हो, कोई एलर्जी हो गई हो, तो वहाँ पर भी हम आई ड्रॉप यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं बेटा हम, ठीक है। ईजी एंड कन्वीनियंट दैन पिल्स, यानी एज कंपेयर टू अगर हम ये कहें कि इंजेक्शंस हैं या पिल्स हैं, उनको आईज में यूज़ करना मुश्किल होता है इन कंपैरिजन ऑफ आई ड्रॉप्स। बहुत इजी होते हैं, आपने लिया और ड्रॉपर डाला आराम से हो गए। लेकिन अगर इंजेक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो पेशेंट को निडल फोबिया ही होगा, ठीक है, और पिल्स यूज़ करना भी मुश्किल होगा। आई मैम लोशन, यहाँ पर बेटा जी कोई पूछ रहा है बेटा कुछ। यस मैम, ये पीछे आई सर्जरी के साथ लेसिक आई सर्जरी, ये क्या होता है? बेटा ये रेडिएशन के थ्रू जो होती है लैसिक थेरेपी जो होती है ना, जो आजकल आप देखें आजकल जो इंजेक्शन वो जो होता है आई के, ये कैटरेक्ट हो या कोई भी जो डिजीज होती है वो फौरी तौर पर उसकी सर्जरी हो जाती है, तो लैसिक के थ्रू होती है, जिसमें रेडिएशन यूज हो रही होती है मेडिसिन के साथ, उसमें इंजेक्शन वगैरह भी यूज होते हैं। तो नॉर्मली इंजेक्शन जो होता है वो पेशेंट उससे जो है सबसे पहले तो उसको निडल फोबिया ही हो जाएगा, उसको डर, आप हो या कोई भी हो, सबसे पहले तो उसको यही कि इंजेक्शन लगेगा आंखों में, ठीक है। इसके अलावा अगर पिल्स हैं, आइस के लिए पिल्स यूज हो रही है तो उसका भी यूज करना मुश्किल होता है, नॉर्मल नहीं यूज कर सकते आप उसे, तो इसलिए हम आई तो ड्रॉप्स ज्यादा जी। मैम तो रेडिएशन से आईज वो अफेक्ट नहीं होंगी? कि बेटा वो ऐसी रेडिएशन, वो तो जाहिर है जो एक सर्जन होता है, जो टेक्नीशियन होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखें रेडिएशन आजकल जितनी भी होती है, अगर आप किडनी की बात करें तो स्टोन के लिए भी जो होता है क्या करते हैं हम, लेजर थेरेपी हो रही होती है, उसमें क्या करती यही होता है ना बेटा, कि उसमें जो है वो लेजर पास करते हैं और स्टोन, तो उससे तो आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है, सही है। तो ये डिपेंड करता है कि जो यूज कर रहे हैं, वैसे तो आप उसको नेट पे भी सर्च कीजिएगा, देखिएगा, ज़ाहिर मैंने इतनी डिटेल में डिजीज़ और इसके बारे में तो नहीं, फार्माकोलॉजी तो नहीं पढ़ा रही मैं, तो आप उसको नेट पे भी सर्च कीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आई लोशन यानी आई ड्रॉप्स के बेनिफिट हो गए। इसके अलावा अब हमारे पास और कौन कौन सी डोजेज फॉर्म हो सकती है, ठीक है। आई लोशन में आप देख रहे हैं आई लोशन होते हैं, इसके अलावा हमारे पास आई ऑइंटमेंट होते हैं। आई ऑइंटमेंट के बाद जो कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन होते हैं, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं, ये या तो एज अ ऑल्टरनेट ऑफ जो है आप ग्लासेस के कर रहे होते हैं, या फैशन कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर आप यूज करते हैं कलर्ड आइज के लिए, तो वहां पर कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन की जरूरत होती है। आई लोशंस आर आइसोटोनिक सोल्यूशन यूज फॉर वॉशिंग और बाथिंग द आईज, दे आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग इन रिलेटिवली लार्ज वॉल्यूम कंटेनर्स। ये कह रहे हैं आई लोशंस जो होते हैं ज्यादातर जो होते हैं वो आइस की वॉशिंग वगैरह के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास स्लाइन आई ड्रॉप्स होते हैं, वो वॉशिंग के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इनका जो वॉल्यूम होता है नॉर्मल जो हमारे पास आई ड्रॉप्स होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं, 100 ml के कंटेनर या इससे ज़्यादा होते हैं इसका वॉल्यूम होगा। आई ऑइंटमेंट्स आर प्रीपेयर्ड इन अ सेमी सॉलिड बेस, फॉर एग्जांपल सिंपल आई ऑइंटमेंट। ये मेरे ख्याल से आई प्रिपरेशन जो है वो ऑइंटमेंट वगैरह आप लोगों ने बनाए हैं बेटा लास्ट सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल की लैब में,
यस मैम बनाए थे। बनाए होंगे, उसमें आपने देखा होगा आई ऑइंटमेंट नहीं भी थी तो नॉर्मल अगर कोई ऑइंटमेंट आपने बनाया तो उसमें आपने देखा होगा कि आप जो है बेस के साथ जो होता है एक्टिव उसको मिक्स कर रहे होते हैं रेशो में, ठीक है। तो इस तरह आई ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन होती है। इसमें सिंपल उन्होंने कहा सिंपल आई ऑइंटमेंट बीपी सबसे ज़्यादा बना रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है येलो सॉफ्ट पैराफिन 8 पार्ट्स होता है, लिक्विड पैराफिन एंड वुल्फैट का 1 पार्ट का रेशो होता है ये, ठीक है। इसके बाद कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन पे आ जाते हैं कि यही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया बेटा, मोस्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज आर बॉर्न फॉर ऑप्टिकल रीजन एंड एज ऑल्टरनेटिव टू स्पेक्टिकल्स। यानी जो आप ग्लासेस लगा रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग पसंद नहीं करते हैं, या किसी पार्टी में आप जा रहे होते हैं आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, या आप जो है कलर्ड लेंसेज आप यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई चेंज आना चाहिए, तो जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट लेंस आप रख रहे होते हैं वहाँ उसके साथ उसका सोल्यूशन भी होता है। तो ये भी इसके डोजेस फॉर्म में आपके पास एक कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है बेटा हमारा लेक्चर आज का वाइंड अप हो गया है। अच्छा जी, अब ये एक्सक्यूज मी बताएं मैम। तस्मीना जी बेटा, किसकी आवाज आ रही है? मैम मैम ये कॉन्टेक्ट लेंस सॉल्यूशन ही तो आप लेंसेज मतलब रख रहे होते हैं ना, हाँ तो मतलब हाँ, ये आप आई में तो नहीं डाल रहे, तो फिर ये एक तरह की ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन तो नहीं हुई? ऑप्थेल्मिक क्यों नहीं हुई बेटा? अगर आप जो लेंसेज आप आइस किसके लिए यूज कर रहे हैं, लेंस आप आइस के आईज लिए के यूज लिए। कर रहे हैं, ठीक है। अगर बाई चांस आप ये देखें कि अगर वो सोल्यूशन ड्राई हो जाता है या बाई चांस आपसे गिर जाता है, आपके कॉन्टेक्ट लेंस खराब हो जाएंगे या सेव यस रहेंगे? मैम, खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे ना, तो जाहिर है वो एक एज अ डोजेज फॉर्म तो हुई ना। आपकी आइस को सेव करने के लिए आप क्या लगा रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रहे हैं, ठीक है। आप ग्लासेस नहीं लगा रहे, उसकी जगह कॉन्टैक्ट लेंस। अगर कॉन्टैक्ट लेंस को सेव करने के लिए आपके पास सोल्यूशन नहीं होगा तो आप कैसे लगाएंगे? आप यूज कर सकते हैं आप, तो एज अ प्रिपरेशन यूज हो रहा है ना बेटा ये। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट लेंस आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज कर रहे, एक तो ये होता है कि सर्जरी के थ्रू जो है ना वो परमानेंट लग जाते हैं लेंसेज, ठीक है। और एक ये होता है कि आप कहीं पार्टी में रेगुलर आप ग्लासेस यूज करें, लेकिन आप पार्टी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप कॉन्टैक्ट लेंस। अब उस कॉन्टैक्ट लेंस को सेव करने के लिए जो है आपके पास जो है ये, जब तक आपके पास कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन नहीं होगा आप सेव कर सकते हैं उसे? नो मैम, सेफ तो नहीं, लेकिन नहीं आप कर जैसे सकते। कॉन्टेक्ट लेंस जैसे आप डोजेज फॉर्म कह रही है ना, नहीं, तो डोजेज मैम फॉर्म अगर का जैसे मतलब ये है कि किस किस फॉर्म में आपके पास मौजूद है। डोजेज फॉर्म का ये मतलब नहीं है कि आप ओरली ले रहे हैं या ये ले रहे हैं, एज अ आपके पास प्रिपरेशन मौजूद है ना, ये कॉन्टेक्ट लेंस सॉल्यूशंस। हम डिफरेंट डोजेज फॉर्म की वहां पर हम डिफरेंट प्रिपरेशंस पढ़ रहे थे ना, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। देखिए ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स को तो हम डोजेज फॉर्म कह रहे हैं, लेकिन जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, ठीक है। तो ये भी यस ऑप्थेल्मिक मैम, प्रिपरेशन हुई ना, सही है। समझ में आया यस जी? मैम। आ गया बेटा। जब तक आपके पास कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन नहीं होगा आप सेव कैसे करेंगे अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को? नहीं कर सकते ना। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कॉन्टैक्ट लेंस आपने लगाए और वो जो है उसका सोल्यूशन या तो आपने जो है गिर गया या ड्राई हो गया, किसी बच्चे ने गिरा दिया, तो आपके लेंसेज भी क्या होते हैं, यूजलेस हो जाते हैं ना, वो आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसमें यस वो मैम। उसको सेव कर रहा होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज को। तो एज अ प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ मैं, डोजेज फॉर्म नहीं, एज अ प्रिपरेशन के ऑप्थेल्मिक में हमारे पास कौन कौन सी प्रिपरेशन आ रही है, ठीक है। और ओके ये मैम। भी स्टाइल होगी, क्योंकि जब वो चीज़ आप आईज में यूज कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी प्रिपरेशन है वो क्या होनी चाहिए, प्रिजर्वेटिव के साथ होनी चाहिए, और इसके अलावा स्टाइल होनी चाहिए, ताकि कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो आगे। ठीक है, यहाँ पे जो बेटा हमारा आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो गया है। अच्छा, एक चीज मुझे फोर्थ ईयर इवनिंग आपसे एक ये भी कहना है बेटा, क्यूसी की लैब आप लोग जरूर देखिए। क्यूसी की लैब जिसके पास नहीं आ रही है या जिनके नाम नहीं है, पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना हर ग्रुप में, तो जिनके नाम नहीं है, क्योंकि मुझे पता चला है कि क्यूसी की लैब में कुछ बच्चे हैं जिनके नाम एलएमएस पर, यानी जिनके पास कोर्स शेयर नहीं हो रहा क्यूसी का, तो जिनके नाम नहीं है वो आप जो टीचर जो है, या तो आप सर सुहेल और सर उसामा ये दो ले रहे हैं, और मैं जाहिर फार्मास्यूटिक्स की एचओडी हूँ, तो आप लोग हम तीनों को ईमेल करें, या तो तस्मीना आप ऐसा करें इवनिंग की तरफ से सारे बच्चे जिनके नाम नहीं आ रहे हैं, जिनके पास जो है वो क्यूसी फार्म जो की लैब है वो शो नहीं हो रही है एलएमएस पर,
तो वो एक पूरी लिस्ट बनाकर आप सर उसामा को, सर सुहेल को बेटा और मुझे कर दें, ठीक है? मैम आप टीचर्स को बोले कि वो एक बार ग्रुप की लिस्ट सेंड कर दें कि कौन सा बच्चा किस ग्रुप में, मतलब कौन से टीचर किस ग्रुप को पढ़ा रहा है। अच्छा चलें ठीक है, मैं कह देती हूँ, क्योंकि 2 सर उसामा के पास है इवनिंग और 2 मॉर्निंग है, और एक इवनिंग और एक मॉर्निंग एक ग्रुप जो है वो सर सुहेल के पास है। तो आप लोगों का जरा थोड़ा सा मसला है, ठीक है? चलिए मैं उनसे भी कह दूंगी, वो कर देंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे बेटा ठीक है मैम। आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो जाता है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अगर यस कुछ मैम। पूछना है तो अल्लाह। क्योंकि टाइम आउट हो जाएगा। चलिए अल्लाह हाफिज।